हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, एग्जाम आप लोगों का दिन ब दिन नजदीक आता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 16 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप लोग एग्जाम होने वाला है, 9th 11th और आप लोग 8th क्लास का। ठीक है, आज हम लोग इसमें देखने वाला क्लास 9th का सोशल साइंस का सेट 2 का डिटेल एक्सप्लेनेशन, मतलब हर एक चीज का उत्तर देखेंगे, वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है। पता है सोशल साइंस में रटना नहीं जाता है, बहुत बड़े उत्तर होते हैं। ठीक है, तो आप समझ लो ताकि एग्जाम में आप लिख सको खुद की भाषा में, ये सबसे बड़ी चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जितने सारे आपके दोस्त है सभी को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। और कहीं ना कहीं आप अगर किसी का हेल्प करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान भी आपका जरूर हेल्प करेंगे। तो यार शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्त को लाभ हो और आपको भी लाभ हो, सब मिलकर ग्रो करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, देखते हैं क्या क्या सवाल है। ठीक है, और एग्जाम की तरह में जुट जाइए बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल निकलकर सामने आता है, नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था? इसको दोस्तों नात्सी पार्टी या फिर नाजी पार्टी भी बोला जाता है। तो इसका संस्थापक हिटलर था, एडोल्फ हिटलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? तो नाम से ही पता चल जाएगा। क्या झूम मतलब झूमो यारो, और घूमो, घुमंतू मतलब घूमो। ठीक है, मतलब झूम झूम कर, घूम घूम कर खेती जो किया जाता है। मतलब सर, मतलब ये जो घुमंतू खेती होता है ना, मतलब घूम घूम कर करते हैं। मतलब साल भर में कहीं इस एरिया पर खेती किए, इस पर खेती हो गया, सीजन चेंज हो गया, फिर दूसरा जगह पर चल गए, घूम घूम के दूसरा जगह चल गया, फिर उस एरिया पर खेती की है। देखिए क्या है यहाँ पर कि जिसे घुमंती, एक मिनट इसे, एक मिनट इसको ई कर दो थोड़ा। ठीक है, देखो क्या है, एक आदिम प्रकार, क्या है घुमंतू खेतु, यहाँ लिखना, घुमंतू खेतु एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि कर को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। मतलब क्या होता है, देखो आप कहीं गए, आपको अब ये जमीन किसी का होता नहीं है। ठीक है, जैसे घुमंतू परिवार होता है, वो लोग घूम रहे हैं कहीं पर, उसको अच्छा जगह दिखा तो वहां पर जंगल होंगे, झाड़ी होंगे, उसको जला दिया, साफ कर दिया। अब वहां पर जला करके, साफ करके, हल चला करके वहां पर क्या कर दिया, बीज बो देता है। ठीक है, और ये होता है दोस्तों मौसम के मुताबिक, कि बरसात के मौसम में जहां पर होगा, ठंडा के मौसम में जहां पर होगा, उस प्रकार से यहाँ पर खेती होती है। तो क्या करता है, जिससे पहले वृक्ष तथा वनस्पति को काट देता है, उन्हें जला देता है, और जहां पर साफ कर दिया वहां पर क्या होता है, लकड़ी या हल चला करके जुताई करके बीज बो देता है। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। मतलब दोस्तों इसमें खुद पानी नहीं देते हैं वो लोग, बस आसमान से पानी बरसा तो ठीक, तो बस वो मौसम पर ही निर्भर करता है। बरसात के मौसम बरसात जैसी की होती है, गर्मी के मौसम में गर्मी जैसी की होती है। और इसमें उत्पादन बहुत ही कम हो पाता है। ठीक है, क्योंकि ना समय पे सिंचाई हो पाता है ना कुछ, तो इसलिए। और यही झूम खेतु होता है, घुमंतू खेतु, मतलब साल भर में घूम घूम कर खेती करते हैं। जैसे इस जगह पर अगर खेती हो गया, ठीक है, फसल को काट लिया, अब दूसरा जगह चल गया, दूसरा कहीं उस जगह मिला तो वहां पर फिर खेती करने लगा। ये होता है घुमंतू खेतु, घुमंतू खेती। अब समझ जाओ, देखिए थोड़ा पेशेंस से वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे, रट के कोई फायदा नहीं है, समझ जाओ यार, बहुत काम आएगा। निर्धनता की परिभाषा लिखिए। तो क्या है, निर्धनता का अर्थ उस रासायनिक प्रक्रिया से है। ठीक है, अरे रासायनिक प्रक्रिया, अब रासायनिक हटा दो, ज्यादा सूट नहीं करता है। निर्धनता का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की आधारभूत बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। निर्धनता मतलब गरीबी, मतलब गरीबी से भी नीचे कह सकते हो, जो अपना आधारभूत सुविधा जो है, रोटी कपड़ा और मकान, उसको भी पूरा नहीं कर पाता है, उसे दोस्तों निर्धनता रेखा कहते हैं, या निर्धनता रेखा से नीचे कहते हैं, या फिर जो निर्धन का हो सभी की चीज है। ठीक है, जो अपनी आधारभूत बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। भुखमरी से आप क्या समझते हो? तो देखो भुखमरी मतलब क्या, विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतरण की गंभीर कमी को भुखमरी कहते हैं। मतलब आप खाना खाओगे, चावल खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है, आलू खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा। तो इस प्रकार जब पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाता है, मतलब उसको जब खाना ही नहीं मिल पाता है, तो विटामिन, पोषक तत्व और ऊर्जा अंतरण की कमी को भुखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है। क्या कुपोषण मतलब क्या, उसको खाना नहीं मिल रहा है, कोई पोषक तत्व ही उसके शरीर में नहीं मिल रहा है, तो इसे कहते हैं दोस्तों भुखमरी, मतलब भूख से बिल्कुल मर जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्या क्या देख लीजिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, आदर्श आचार संहिता क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, आदर्श आचार संहिता। तो देखो, आदर्श चुनाव आचार संहिता असल में चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी दस्तावेज है। मतलब सर, मतलब ऐसे समझो, जब चुनाव होता है ना, उससे पहले सभी जो भी वहां पर खड़े होते हैं चुनाव में, ठीक है, जो भी कैंडिडेट, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप लोग चुनाव में ऐसे ऐसे चीज करना, आप लोग चुनाव से 7 दिन पहले वोट अपना प्रचार प्रसार करना, चुनाव के दिन आप लोग बिल्कुल भी बाहर या फिर बाहर मत निकलना, अपना प्रचार मत करना, आप लोग चुनाव में पैसों से किसी को खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तो हो रहा उल्टा, अभी जो हाल ही में पंचायत चुनाव झारखंड में हो रहा है या फिर अभी हुआ,
मतलब बस पैसों का ही खेल है, लाख लाख रुपया बांटा जा रहा है, लोगों को पैसा दिया, मैंने खुद देखा है ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से, ठीक है, मैंने देखा है कि मतलब बहुत अजीब तरह का दारू पिलाया जाता है, मुर्गा खिलाया जाता है और पैसा बांटा जाता है। तो ये नहीं, आप समझ लो, आप पैसे लोगे, जिसको पैसे आप जिससे लोगे वही जीत कर आपका सारा पैसा निकाल लेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए इस प्रकार की जो भी पैसा देकर वो चुनाव जीतना रहा है, कभी भी उसको वोट मत करना, ठीक है, कभी भी नहीं। आगे देखो, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है। क्या प्राकृतिक मतलब क्या, जो अपने आप हो जाएगी, प्रकृति करेगी उसको, मतलब जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। यह मनुष्यों की मदद की जरूरत नहीं है इसमें। जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए प्रकृति वातावरण से ले लेते हैं। मतलब प्रकृति मतलब क्या, प्राकृतिक मतलब ही कह सकते हो ना, उसमें मनुष्य कोई हाथ ही नहीं है। प्रकृति अपने आप कोई उग गया, फिर अपने आप वो मर गया। ये मतलब अपने आप पौधे उगते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। सारा पोषक तत्व वो जमीन से ले लेते हैं, हवा से लेते हैं, इस प्रकार से। नाथसीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है। नाथसीवाद मतलब क्या, अभी बताएं। इसका संस्थापक कौन था, हिटलर। ये दोस्तों नाथसीवाद जो था ना, एक क्या बोल सकते हैं, ये हिटलर की विचारधारा थी। मतलब हिटलर का जो विचारधारा था उसे ही नाथसीवाद कहा जाता है। देखिए, नाथसीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है। मतलब नाथसीवाद मतलब हिटलर ही कह लो। तो उसके अनुसार क्या, राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए हैं, न कि राज्य लोगों के लिए। नाथसीवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। मतलब वो क्या, वो हिटलरगिरी करना चाहता था, हिटलर टाइप, मतलब उसका ही शासन हो, बाकी और किसी का नहीं। नाथसीवाद के लिए क्या था, राज्य सबसे ऊपर है, लोगों का कोई उसमें मोल नहीं है, लोग राज्य के लिए है, ठीक है। मतलब उसमें राज्य का वैल्यू है, लोगों का नहीं। राज्य के लिए, राज्य लोगों के लिए नहीं है। इस प्रकार से उसका कुछ सोच था, बहुत ही घटिया। आगे देखो, वनों का जीविका से किस प्रकार का संबंध है। तो देखो, वनों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वन बाढ़ तथा भूमि कटाव से रोकथाम करता है। जब बाढ़ आ जाता है, ठीक है, तो क्या पानी बहाकर ले चल जाएगा, मतलब पानी बहाकर क्या भूमि को काट कर ले चल जाएगा। लेकिन जहां पर वन होता है, आप लोग देखे होंगे कहीं पर जहां एक पेड़ लगा होता है, उसका जड़ कितना मतलब जकड़ी हुए रहता है मिट्टी को। आप देखे होंगे कहीं जोड़िया या तालाब के सामने, कि जहां पर कोई पेड़ खड़ा होता है ना, वहां का मिट्टी हिलता तक नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या, उसको जड़ पकड़ी हुए रहता है। तो समझ रहे हो, इस प्रकार मतलब कोई बाढ़ आएगा तो भूमि को बहा कर नहीं ले जा पाएगा। वनों से हमें कई प्रकार के खाने के सामान भी मिलते हैं। वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वनों में लिख देना, कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वन नहीं रहने पर ये पशु पक्षी विलुप्त हो सकते हैं। तो वनों का हमारे जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है और बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत प्यारा संबंध है, और क्या ही कहूँ। आगे देख लो, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। उदाहरण के साथ कथन का समाधान, मतलब निर्धनता रेखा में क्या बोल रहा है कि समय के साथ और स्थान के साथ परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। अब हर वक्त कोई गरीब थोड़े रहेगा। अब अगर आप ये चाहते हो कि आज जो गरीब है 5 साल बाद वो गरीब ही रहे, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि निर्धनता रेखा मतलब क्यों, समय के साथ लोग अमीर भी बनते हैं और गरीब भी बन जाते हैं। और स्थान के साथ तो होता ही है कि मान लो ये एक गांव है, यहाँ पर अमीर लोग हैं, तो यहाँ एक गांव है, यहाँ गरीब लोग भी रह सकते हैं ना। तो ये चीज़ यहाँ पूछा है। देखो, जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत को भी नहीं पूरा कर पाते हैं, उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है, ठीक है। पर समय और, यहाँ पर समय और स्थान के साथ लिखना, ठीक है। समय और, यहाँ पर पूरा आंसर नहीं लिखा है तो मैं बोल दे रहा हूं, सुन लो। समय और स्थान के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। क्या, हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं, कहीं पर गरीब लोग रहते हैं, कहीं पर अमीर लोग रहते हैं। ये स्थान के साथ हो गया। समय के साथ क्या, आज कोई अगर गरीब है तो 5 साल बाद वो गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि वो काम कर रहा है अपनी और लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगातार निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, तो धीरे धीरे उसका आर्थिक स्थिति सुधर जाता है, फिर निर्धनता रेखा से धीरे धीरे वो ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, समझ गए हो। कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो देखो, निम्नलिखित लोग अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। कौन कौन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों जिनके पास भूमि नहीं होती। खाद्य असुरक्षा मतलब इसको खाना नहीं मिलेगा। खाद्य से मतलब खाना से एक प्रकार से असुरक्षित रहेंगे, ठीक है। मतलब आज मिलेगा तो कल नहीं मिलेगा, इस प्रकार से। तो ये कौन लोग प्रभावित हो सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग जिनके पास भूमि नहीं होती, या फिर भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, मतलब उतना फसल उत्पादन नहीं होता है फसल का। वो खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। जैसे मान लो जब फसल हुआ थोड़ा बहुत तो खा लिया, लेकिन उसके बाद फिर वही नहीं मिलेगा, तो ये चीज है। नेक्स्ट, वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। मान लो बाढ़ आ गया, आज सारा फसल नष्ट हो गया, सूखा हो गया तो नष्ट हो गया, भारी वर्षा हो गई
तो फसल नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये लोग भी इससे अछूता नहीं रहता है, ठीक है, जिन्हें काम की तलाश में क्या दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब मान लो मौसम की मार मारेगा, बरसात होगी बेवजह से बहुत ज्यादा, सूखा पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, तो फिर वो लोग क्या खेती क्या ही करेंगे, तो फिर काम की तलाश में दूसरी जगह चल जाते हैं। तो ये लोग भी खाद्य की दृष्टि से मतलब असुरक्षित रहता है। मान लो काम मिला तो खाया, नहीं मिला तो ऐसे ही सो गया भूखा पेट पानी पीकर, ठीक है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को ठीक से अपनी माताओं से दूध नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी माताएं खुद कमजोर होती है, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से वे लोग भी खाद्य दृष्टि से असुरक्षित है। 12 नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं तो देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी, जिसको शॉर्ट में बोलता है, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मतलब मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए, मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए, नाम से ही पता चला ना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब मानव के अधिकार की रक्षा करने के लिए जो आयोग बनाया गया है उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो भी अधिकार संविधान द्वारा दिया गया उसकी रक्षा करता है और उनसे उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या, अगर इन अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, इन अधिकारों को कोई छीनने का प्रयास करता है, तो उसके लिए मानवाधिकार आयोग है। कोई भी मानवाधिकार आयोग जाकर उसको चैलेंज कर सकता है, ठीक है, उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है कि ये मेरा अधिकार को छीन रहा है, ठीक है। तो आज अब आपको इस स्वतंत्रता का आपसे अधिकार सुने कोई छीने ना कि चल भाई तुम ये मत करो, तो जाकर सीधा मानवाधिकार आयोग में आप कर देना मतलब शिकायत, ठीक है। अब आपको घर वाले मम्मी पिताजी आपको गेम खेलने की मना कर रहे हैं, फ्री फायर खेलने की मना कर रहे हैं, तो फिर जाकर शिकायत मत कर देना। बोलिए सर मेरा तो अधिकार है, हम फ्री फायर खेल सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यार अधिकार, आप ये चीज़ आप समझ हो, ठीक है। आपके मम्मी पापा चाहेंगे आपके अच्छे लिए चाहेंगे ना। देखो क्या है भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र का निष्पक्ष चुनाव, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां है। मतलब जो भी चुनाव होता है तो उसके सामने क्या चुनौतियां आती है, क्या समस्याएं आती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं हो पाता है, क्या क्या कारण है उसमें कि निष्पक्ष मतलब साफ सुथरा चुनाव क्यों नहीं हो पाता है। अब आप लोग खुद से आंसर देने लगोगे ना, अभी क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग क्या बोलते हैं पंचायत चुनाव हुआ। तो देखो क्या क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां क्या है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां में शामिल है, क्या क्या है, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति, सबसे बड़ी चीज। यहाँ पर पैसों के बल पर उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और पैसा बांट कर वो जीत भी जाता है। लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूँ, बार बार याद रखना, जो पैसे के बल पर चुनाव जीत रहा है, चुनाव जीतने के बाद वो सारा पैसा वापस भी ले लेगा और उसमें क्या होगा, आप लोगों को दिक्कत होगा। तो 100, 200, 1000 रुपया के लिए अपना जो नेता है उसको गलत मत चुन लेना यारो, नहीं तो बहुत दिक्कत है। आगे देखो, राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाले आपराधिक तत्व, और क्या मैक्सिमम जो आ जाते हैं आपराधिक तत्व वाले लोग आते हैं, ठीक है, गुंडा करता है, किसी का खून कर देता है, वो लोग एकदम नेता में खड़े हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं ऐसे लोग। पारिवारिक राजनीति, ठीक है, पारिवारिक राजनीति होती है कि नहीं भाई हम इस पार्टी में है, ठीक है, हम इस पार्टी को वोट देंगे, नहीं, जो सही पार्टी है उसको वोट दो, ठीक है, बाकी सब अलग। नीतियों और व्यवहार में पार्टियों की समानता, और लगभग सभी पार्टियों की नीतियां समान होती है ना, सभी आकर बोलेंगे हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब किसी पार्टी में एक अलग टाइप का चीज नहीं दिखता है कि हाँ चलो भाई हमको ये अच्छा लगा, सब में एक जैसा। जनता खुद परेशान अरे करे तो क्या करे, मतलब उनके सामने वो मतलब विकल्प ही नहीं होता है कोई अच्छे कैंडिडेट का, तो जनता भी खुद कभी कभी कंफ्यूज होती है किसको वोट दे किसको ना दे, क्योंकि कोई अच्छा उम्मीदवार ही नहीं मिलता है। चलो नेक्स्ट में मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझे वोट दे देना। देखो नेक्स्ट क्या है, नुकसान छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार को नुकसान, मतलब नुकसान होता है किसे, यहाँ लिखना काट देना, छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार जो होता है, मतलब जो छोटा दल होता है या फिर निर्दलीय जो होता है, जो किसी दल से नहीं होता, उन्हें नुकसान होता है क्योंकि वो चेहरा जाना पहचाना नहीं होता है। लेकिन अगर कोई जाना पहचाना ना भी हो, बड़े पार्टी से खड़ा हो जाए तो पार्टी को देखकर ही लोग वोट दे देते हैं, ठीक है। ऐसा कई बार हुआ है कि मोदी के नाम पर छोटा मतलब कुछ भी कोई भी जीत गया है। भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों? तो देखो क्यों घटती, देखो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसके कारण मानसून 2 भागों में बढ़ जाता है। त्रिभुजाकार है इस प्रकार से, तो इधर बढ़ जाता है और इधर बढ़ जाता है, इधर भी मानसून चला गया इधर भी चला गया। अब देखो क्या है, हाँ 2 भागों में क्या क्या बढ़ जाता है, अरब सागर में बढ़ता है और बंगाल की खाड़ी में बढ़ता है, ठीक है। अब देखो मेन आंसर इसका क्या है, आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में से प्रवेश करती है और यहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती है, यहां पर पहाड़ियों से टकराती है, ठीक है।
और आर्द्रता से युक्त जो बंगाल की खाड़ी आता है जो हवा टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती है। यहाँ ऊंचे पर्वत हैं जिसके कारण मानसून पवने क्या पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। जैसे जैसे ये पवने पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम होती जाती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घट जाती है, क्योंकि पहाड़ों से टकराकर पहले से ही इसका वेग यहाँ पर कम कर दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, पहाड़ियों से टकराकर पहले इसका वेग कम होता है तो धीरे धीरे इसका स्पीड घट जाता है और फिर वर्षा भी कम होती जाती है। नाजियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो देखो, हिटलर, नाजी मतलब क्या, जो हिटलर का विचारधारा था वो, उस विचारधारा के जो लोग थे, तो हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थानों को समाप्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्या चाहता, क्या सिर्फ मेरा ही शासन हो और लोगों का शासन नहीं। लोग तो तुच्छ लोग है ना, उनको कुछ मानता ही नहीं था वो हिटलर। इसलिए अभी कहा जाता है जो अपनी सुनता है, जो किसी की नहीं सुनता, उसको कभी कभी आप लोग हिटलर की उपाधि भी देते हो। लेकिन कभी सोचे हुए हिटलर मतलब क्या? ठीक है, वो एक शासक था, मतलब महान तो नहीं कहोगे इसके, क्योंकि वो खुद अपने सोचता था, अपने बारे में सोचता था, मतलब लोगों के बारे में कम ही सोचता था वो हिटलर। ठीक है, तो इसलिए आप कभी कभी देखो ना, हिटलर बोलता है किसी किसी को जो अपना करने लगता है। तो देखो क्या नेक्स्ट पॉइंट, जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी को छीन लिया। मतलब क्या, एक अध्यादेश जारी किया 1933 फरवरी में, जिसमें क्या प्रेस, मतलब समझ रहे हो, रिपोर्टिंग करने की, मीडिया की आज़ादी को छीन लिया, सभा करने की आज़ादी छीन लिया। आप सभा नहीं कर पाओगे, जुलूस नहीं निकाल पाओगे, सारी चीज़। नेक्स्ट पॉइंट, 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित कर दी गई। वही 3 मार्च में क्या, एक विशेष अध्यादेश जारी किया गया। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या, एक तानाशाही स्थापित कर दी गई। मतलब अब जो सरकार बोलेगा, जो तानाशाह बोलेगा वही होगा, वो जो मन चाहे करेगा, जनता का सारा रोल खत्म हो गया। ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका और सेना पर राज्य ने क्या पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब ये अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकते, न्यायपालिका किसी को न्याय नहीं दिला सकता। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। ठीक है, मतलब कुछ होता फोर्स यहाँ पर किया गया था, फोर्स रिक्रूट किया गया था, फोर्स को लाया गया था। ठीक है, उस प्रकार से। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थित मूल्य देख लो, क्या वो मूल्य होता है जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। एक दोस्तों ऐसा मूल्य होता है ना, मतलब उससे कम में कोई किसानों से सामान नहीं खरीद सकता है, तो वही न्यूनतम समर्थित मूल्य जो सरकार तय करती है। जब भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी को कहता है, ठीक है, सबको मैंने कह दिया एक साथ, अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। मतलब उससे कम कोई नहीं देता, सरकार जितना तय किया उतना ही आपको देना पड़ेगा, उससे कम नहीं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। अब ज्यादा दे सकते हो, कम नहीं। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक एक ऐसा प्रणाली है दोस्तों जिसके तहत सरकार ना, मतलब किसानों से फसल को खरीद करके रख लेता है। वही लिखा है देखो कि बफर स्टॉक एक ऐसी प्रणाली है जो अच्छी फसल के समय कीमतों को एक निर्दिष्ट सीमा के नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर कर लेती है। मतलब क्या, सरकार किसानों से खरीद के रख लिया, ताकि वो तो न्यूनतम समर्थित मूल्य है ही, उस मूल्य पर खरीद के रख लेता है, ताकि जब बाद में काम आए तो वो लोगों को वो चीज़ दे सकें, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जो भी मतलब बफर स्टॉक आपका एक प्रकार का स्टॉक है जहां पर सरकार अनाजों को स्टॉक करके रखती है। निर्गम कीमत क्या है? जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। मतलब क्या, जब गरीब लोगों को, ठीक है, जिनके पास कमी होता है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, उन्हें बाजार से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उस कीमत को कहते हैं निर्गत कीमत। जैसे आप राशन कार्ड से ले सकते हो, कम कीमत पर मिल जाता है। 1 रुपया किलो चावल भाई साहब दुनिया में कहाँ मिलेगा? देखो आगे क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। मौलिक अधिकार देखो क्या क्या है। समानता का अधिकार, तो इसका अर्थ है संविधान भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब समानता का अधिकार से यह है कि इसका अर्थ यह है कि संविधान के अंत, इसका अर्थ है संविधान को हटा दें, इसका अर्थ है कि भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग के आधार पर कोई भी किसी का साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? भारत के सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने, भाषण देने तथा अपने व्यक्तियों के विचारों के प्रचार और स्वतंत्रता प्राप्त है। विचारों का प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब शांतिपूर्ण अगर कोई जुलूस भी करना चाहे तो कर सकते हैं,
होता ही है, आंदोलन होता ही है ना, लेकिन हाँ शस्त्र और अस्त्र के साथ नहीं, वरना चल जाओगे लाठी डंडा लेकर, ये वर्जित है, शांतिपूर्ण बोला गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, मतलब इस अधिकार के तहत कोई भी किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है, जैसे हरिजनों, स्त्री और भूमिहीन कृषकों का शोषण नहीं किया सकता है, ठीक है, गरीब मानकर आप उससे कुछ भी काम करवा लो, ये शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आगे देखो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का प्रचार प्रसार, यहाँ प्रसार होगा, ठीक है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे अपना धर्म चुनने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए क्या है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। 6 नंबर, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त किए गए हैं। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है। तो ये है दोस्तों मेन। और हाँ, और एक है देख लो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार का यह अर्थ है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को शरण ले सकते हैं। कोई अगर आपके अधिकार छीन रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं बताएं। तो देखो शीत ऋतु की अवस्था, उनकी विशेषताएं निम्नलिखित क्या क्या, दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। अच्छा, शीत ऋतु में दिन में गर्म होता है क्या, मतलब दिन में थोड़ा बहुत होता है ना बहुत गर्मी, लेकिन रात बहुत ठंडी होती है भाई। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। सहित, शीत ऋतु में, यहाँ सहित नहीं शीत होगा, ठीक है, शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। इनके कारण से कुछ मात्रा में वर्षा के तमिलनाडु के तट पर होती है, इसके कारण से ही होता है। शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान आर्द्रता कम, तापमान कम होता है। अभी जो होता है ना कि एक उमस टाइप का होता है, वो नहीं होता है, गर्मी नहीं लगता है ना, वो तो पता ही है। पवनें शिथिलता परिवर्तित होती है, पवनें शिथिलता परिवर्तित होती है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा भारत में प्रवेश करती है। परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पदों पर हिमपात होता है। मतलब जो थोड़ा बहुत वर्षा होता है ना कभी कभार, थोड़ा बहुत जस्ट। दिए गए मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित करें। तो ये अलग से मैं सारा जितना सारा मानचित्र वाला ला दूंगा, ठीक है। सभी को शेयर कर देना यार, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप अच्छे से वीडियो को देखोगे ना तो एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ोगे नहीं। आप रटो नहीं, समझ लो, एग्जाम में आप खुद की भाषा में लिख कर आओ। जिस प्रकार 10th वाले फोड़े थे आप लोगों को उसी प्रकार फोड़ना है। तो मेहनत करो यार, वक्त है, समय है, जुनून है, जज्बा भी है आप लोगों में, तो देर किस बात की, लग जाओ तैयारी करने में। चलिए, तो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।